नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है। आपको बता दें कि 28 मई को दिल्ली को आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रहने वाले हैं। हालांकि आज नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही है। नीति आयोग की बैठक में मुख्य सचिव एस संधू भी मौजूद रहेंगे। सीएम बैठक में उत्तराखंड के विकास कार्यों का लेखा जोखा रखेंगे। इसके साथ ही 28 मई को संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो 3 दिवसीय दिल्ली का दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का, और आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई है। हालांकि आपको बता दें नीति आयोग की बैठक में आज वो शामिल होने वाले हैं। तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर आज चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही 28 मई को आपको बता दें कि नए संसद भवन का उद्घाटन है और उस समारोह में धामी शामिल होंगे। तो 3 दिवसीय दिल्ली का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में। आपको बता दें कि कल ऐतिहासिक दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और इस समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। और आज नीति आयोग की बेहद महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें विकास कार्य, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। 2047 तक किस तरीके से भारत को विकसित बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी और इसी में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में चल रही विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में शामिल हुए। श्री कृष्ण आश्रम कनखल में चल रही इस बैठक में पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संतों का माल्यार्पण करके स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संतों से अपना आशीर्वाद बनाए रखने और उनको दिशा निर्देश देते रहने की अपेक्षा भी की ताकि वह उत्तराखंड और देश के लिए और धर्म, अध्यात्म और सनातन के लिए कार्य करते रहे। साधु संतों ने उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ लिए फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि संतों ने जो उनसे अपेक्षा की है उनको पूरा करने का कार्य वो करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। इसका काम लगभग पूरा हो गया है जो 30 जून तक मिल जाएगा। धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, संस्कृति के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाते हैं। उनकी त्याग तपस्या के कारण आज हमारा जो सनातन हमारा जो चल रहा है या वो संस्कृति आगे बढ़ रही है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी उनके इस केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में पूज्य संतगण पूरे देश भर से आए हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। उनके आशीर्वाद से, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन से हम सन्मार्ग पर चलें, हम धर्म के मार्ग पर चलें, अच्छे काम करें और ये संकल्प हमारा और दृढ़ होता है। इसीलिए आज सबका आशीर्वाद लिया। हमसे संतगणों की जो भी अपेक्षा है, उस संतगणों की सब अपेक्षाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि संतगणों का अपना तो कुछ नहीं होता। वो तो जो भी कहते हैं समाज के लिए कहते हैं, देश के लिए कहते हैं, धर्म के लिए कहते हैं, अध्यात्म। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। उत्तराखंड नुमाइंदा ग्रुप ने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक उद्देश्य के लिए जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जनता की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता को नजरअंदाज कर समान नागरिक संहिता को लागू करना ठीक नहीं है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समान नागरिक संहिता की विशेषज्ञ कमेटी की कार्यप्रणाली और उनके द्वारा आमंत्रित सुझाव और अन्य कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस समान नागरिक संहिता का मसौदा जनता को जल्द ही उपलब्ध कराना चाहिए ताकि जनता को पता चल सके कि राज्य की अवधारणा के विपरीत रोजगार, पलायन और भू कानून जैसे मसलों की अनदेखी की जा रही है। उत्तराखंड प्रदेश के अंदर 1 साल से ये उठा-पटक चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ लागू किया जाना चाहिए। मेरा सवाल है सरकार से, मेरा सवाल है उन लोगों से जो यूसीसी की कवायद कर रहे हैं। आप क्या उत्तराखंड के अंदर जो बाकी समस्याएं थी, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल विषय है, ये कहीं भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा जटिल विषय है कि आज आप देखिए आजादी के बाद से
आज तक ये किसी प्रदेश के अंदर इसे लागू नहीं कर पाए हैं कि गढ़वाल को आप सुधार नहीं सके हैं। वो समस्याएं जहाँ की तहाँ रह गई। जिस अवधारणा के लिए हमने उत्तराखंड प्रदेश को बनाया था, उसकी तो अवधारणा ही खत्म हो चुकी है। हमारे पूरे मुल्क में किसी जगह पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड करके कोई कानून नहीं है सिवाय गोवा के। अब उस कानून के बारे में जान लीजिए कि क्या है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं हमारे समाज के ऊपर। उसमें अगर एक लड़की की शादी होती है तो जैसे ही लड़की की शादी होती है उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उसका आधा हिस्सा हो जाता है। अगर किसी वजह से उनमें आपस में निभाव नहीं होता है और डाइवोर्स की नौबत आ जाती है तो वो आधा हिस्सा उसकी बीवी को मिल जाता है, चाहे 1 महीने के अंदर ही डाइवोर्स हो जाए। तो जहां पर जेंडर इक्वलिटी की बात हमारे यहाँ पर की जा रही है एक्सपर्ट कमेटी के जरिए, तो जेंडर इक्वलिटी कहाँ है? वहीं लक्सर क्षेत्र में 3 बड़े सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत के बाद स्थानीय विधायक उमेश शर्मा ने शुक्रवार को गंगा के तटीय इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान भारी भरकम मशीनों से गंगा में अवैध खनन किया जा रहा था। विधायक और उनके काफिले के पहुंचते ही ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और अन्य खनन सामग्री से लदे वाहनों के चालक मौके से फरार हो गए। मगर इस दौरान आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने अवैध खनन करने में प्रयुक्त भारी मशीनरी और वाहन अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो बड़ी दुखद घटनाएं हुई लक्सर खानपुर विधानसभा में। मेरी विधानसभा के 3 नवयुवक बच्चे जिन्होंने अभी जीवन भी नहीं देखा था, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कहूंगा, क्योंकि जिस तरह उनको डंपर ने 500 मीटर तक कुचला है, उनको घसीटते हुए ले गया है, वो घटना बर्दाश्त से बाहर की घटना है। ऐसे ही लक्सर में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और एक व्यक्ति की। उसके बावजूद भी प्रशासन जागने को तैयार नहीं है। यहाँ की स्थिति आप स्वयं देख रहे हैं इस समय, कितना माल, यहाँ करोड़ों रुपए का माल इकट्ठा कर रखा है। जेसीबी चल रही है, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। सबसे बड़ी बात, पनडुब्बी पूरा सेटअप लगाया गया है यहाँ पर, और पूरा का पूरा खनन उत्तराखंड के माध्यम से, पूरा का पूरा खनन उत्तराखंड में हो रहा है। कितनी दुखद बात है, इतना गंभीर घटना। वहीं खटीमा में शुक्रवार शाम एक इनोवा कार शारदा नहर में गिर गई। कार नहर में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जानकारी मिल रही है। मृतकों में महिला के साथ कार चालक और 3 बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने 5 शवों को शारदा नहर से बाहर निकाला। शवों का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने परिजनों के हवाले किया। मृतकों में महिला द्रौपदी, उसकी बेटी और भाई के 2 बच्चे और कार चालक शामिल है। द्रौपदी देवी लोहिया हेड पावर हाउस में कार्यरत थी। वो गुरुवार देर शाम चकरपुर अंजनिया निवासी अपने भाई मोहन चंद्र के घर अपने भाई के 2 बच्चों को लेकर आपको बता दें कि गई थी और इस दौरान यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कार लौट रही थी तो यह हादसा हुआ। द्रौपदी के घर न पहुंचने पर उनके भाई ने जब फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आया था, जिसके बाद द्रौपदी के भाई मोहन चंद ने अपनी पत्नी के साथ स्कूटी में सवार होकर खोजबीन शुरू की और इस पर उन्हें कार लोहिया हेड पावर चैनल के पास शारदा नहर में गिरी हुई दिखी। द्रौपदी के भाई ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से कार के सभी 5 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं टिहरी जनपद के घनसाली में बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें, सेंदुल कांति किरेठ मार्ग पर कोठियाडा के पास कार खाई में गिरने से एक पुरुष और 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि कार में 5 लोग सवार थे। फिलहाल स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस और एसडीआरएफ टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई है। वहीं देहरादून के एक निजी होटल में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा विधानसभा मसूरी के अंतर्गत आ रहे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से कार्य समिति की बैठक यहां की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने के पश्चात होने वाले जनसंपर्क अभियान को लेकर रहा। किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए, इस पर भी मंथन किया गया।
आपको बता दें कि केंद्र में बीजेपी सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है और सरकार द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान इसको लेकर चलाया जाएगा। इसी के तहत पार्टी के सभी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं किस तरह इस जनसंपर्क अभियान को सफल बनाया जाए, इस पर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। विश्व के नंबर 1 नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। 30 मई को 9 साल पूरे होंगे और 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलने का निर्णय पार्टी ने लिया है, जिसमें हम बूथ स्तर के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर मोदी सरकार के कल्याणकारी कार्य जो हुए हैं उनकी जानकारी जनता को। वहीं अल्मोड़ा के नवनियुक्त जिलाधिकारी विनीत तोमर आज पहली बार प्रेस से मुखातिब हुए। आपको बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए डीएम विनीत तोमर ने कहा कि आपदा प्रबंधन अब उनकी महत्वपूर्ण प्राथमिकता में होगा और डीएम ने ये कहा है कि आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ली जा रही है, जिसमें सभी विभागों से आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर रिपोर्ट ली जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि आपदा के हालात में शिकायत और सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पानी बिजली व्यवस्था सुचारू करने का काम प्राथमिकता से किया जाएगा। इसके साथ भी तमाम ऐसे कार्य जिसको लेकर पूरी तरीके से वो तैयार हैं। बैठक भी ले रहे हैं सभी विभागों की। हम देख रहे हैं कि क्या उनके द्वारा तैयारियां की गई है। आने वाले टाइम में सुनिश्चित किया जाएगा कि जो हमारी रोड्स हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में हमारी जेसीबी रहे, विभाग 24 आवर्स अलर्ट रहे। कहीं से भी अगर कोई शिकायत आती है या सूचना आती है कि रोड बंद हुई है, उसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, इमीडिएटली वहाँ जेसीबी भेजिए और कम से कम समय में उसको खुलवाया जाए। उसी के दौरान दूसरी एक समस्या रहती है कि कई बार पानी की लाइनें टूट जाती हैं और बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, तो उसको समय से दुरुस्त किया जाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। कहीं पेड़ गिर जाते हैं तो उसके लिए वन विभाग और जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं होती हैं उनको निर्देश दिया गया है कि उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें और इमीडिएट। वहीं चमोली हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाने का काम जारी है। आपको बता दें मौसम साफ होने के बाद यहां बर्फ हटाई जा रही है। 2 दिन से हेमकुंड साहिब में हो रही है भारी बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी गई है। आज रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी पूरा हो सकता है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बर्फबारी यहां पर हुई और आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो बर्फबारी के बाद रोक दी गई है। आज रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी पूरा हो सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। चमोली हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाने का काम जारी है। लगातार बर्फ हटाई जा रही है मशीनों के माध्यम से और मौसम साफ होने के बाद अब ये बर्फ हटाई जा रही है। यानी कि उम्मीद जताई जा रही है कि अब बर्फबारी नहीं होगी और इसको देखते हुए बर्फ हटाने का काम यहां मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो भी रोक दी गई है, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है उसको भी भारी बर्फबारी के चलते रोक दिया गया है। वहीं विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा ने एक बार फिर पुराने सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। मौसम की तमाम आपको बता दें कि दिक्कतें सामने आने के बाद 2 दिनों तक यात्रा बंद रहने के बाद भी 1 महीने में 5 लाख से अधिक यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। इस बार की यात्रा में पिछले यात्रा सीजन की तुलना में अधिक यात्री पहुंच रहे हैं। पिछली बार तक जहां प्रत्येक दिन 15 से 20 हजार यात्री केदारनाथ धाम पहुंच जाते थे, वहीं इस बार 20 से 24 हजार के बीच यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यह कहा है कि यात्रा शुरू होने के दौरान मौसम खराब रहा और यात्रा 2 दिनों तक स्थगित भी रही। बावजूद इसके रिकॉर्ड संख्या में यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। मौसम खराब होने के बावजूद भी प्रशासन यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने में लगा हुआ है। केदारनाथ धाम की जो 2023 की यात्रा है उसमें जो 25 अप्रैल को कपाट खुले थे और आज 25 मई को 1 महीना हमारा हो गया है, जिसमें कि हमने देखा है कि ऑल्दो पहले 15-20 दिन काफ़ी बारिश और बर्फबारी भी रही और 1-2 दिन हमारी यात्रा प्रभावित भी रही,
परंतु आज हमारा पूरा ये जो नंबर है वो 5 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाएगा। कल तक ये नंबर 4,97,000 हो गया था और पिछली यात्रा से अगर कंपेयर करें तो जब से मौसम हमारा खुला है, हमारे जो नंबर्स हैं वो पिछले साल के नंबर से भी ज़्यादा चल रहे हैं। केदारनाथ धाम वहीं अक्सर सोशल मीडिया पर हमें कई ऐसे लिंक सामने आते हैं जिसमें 5 से 10 रुपए भेजने पर या फॉर्म भरने पर आपको अधिक पैसे मिलने या कोई फायदा पहुंचाने का लालच दिया जाता है। लेकिन लोगों को ऐसे लिंक से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी पर्सनल और बैंक डिटेल साइबर ठगों से साझा कर सकते हैं। साइबर पुलिस का ये कहना है कि अगर आप भी एपीके फाइल को डाउनलोड करके ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐसा ना करें। साथ ही अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो परमिशन में एसएमएस रीड को डिनाइड ना करें, क्योंकि जो भी मैसेज या कोड आपके फोन में आएगा उसे ठग कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं। वहीं आप बड़ी ठगी का इस दौरान शिकार भी हो सकते हैं। कभी भी किसी के कहने पे आप कोई भी 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए का फॉर्म अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या कोई सोशल मीडिया पे अगर आपको इस प्रकार से भेज रहा है, किसी के कहने पे आप इस प्रकार से फॉर्म ना भरें। कारण क्या है कि आप अपनी बैंकिंग या पर्सनल डिटेल को इस फॉर्म के माध्यम से साझा कर देते हैं। दूसरी चीज, अगर व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे कोई आपको एपीके फाइल दे रहा है जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटेबल होती है, उस पर आपने क्लिक किया और वो तुरंत डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं मोबाइल में तो उसमें जो परमिशन है वो एसएमएस रीड की आप डिनाई कर दीजिए। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के मारपीट प्रकरण सुरेंद्र सिंह नेगी के समर्थकों ने अमित गांव गोमानीवाला में महापंचायत बुलाई, जिसमें शहर और आसपास के विपक्षी नेता और प्रतिनिधि सुरेंद्र नेगी के समर्थन में वो पहुंचे। मौके पर बीजेपी नेता भगत राम कोठारी के पहुंचने से महापंचायत को बल मिला। भगत राम कोठारी ने साफ शब्दों में कहा कि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की मारपीट वाली हरकत शर्मनाक है। प्रेमचंद्र अग्रवाल की यह हरकत पहली नहीं है, पहले भी कई प्रकार की हरकतें प्रेमचंद्र अग्रवाल कर चुके हैं। इसलिए जनहित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चाहिए कि वह प्रेमचंद्र अग्रवाल को तत्काल पद से बर्खास्त करे। की पराकाष्ठा थी। मेरे भाई मेरी बहनें मुझे बताएंगी, मैं उनके साथ रहूंगा और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आप लोगों के माध्यम में कह देना चाहता हूं कि उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाए, कथित मंत्री को। नहीं तो हम लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें हार जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 5 साल के लिए दोबारा से स्थापित कर दिया जाए, जिससे कि भारत का कल्याण हो। अदरवाइज भारत का कल्याण संभव नहीं है। यहाँ पर चारों धाम है और इन चारों धामों का मैसेज ये है कि 5 के। वहीं विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने क्षेत्र में लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद पुलिस से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि कुछ लोगों के तार केरल और आईएसआई से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आईएस से भी जुड़े होने की संभावना यहां जताई गई है। चौहान ने कहा है कि जिसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि पछुआ दून क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह में अलग अलग 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इन घटनाओं में पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जिसको लेकर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने गहरी चिंता जाहिर की है और ये कहा है कि क्षेत्र में लगातार लव जिहाद जैसे मामले सामने आ रहे हैं। इससे साफ है कि एक सोची समझी साजिश का आपको बता दें कि ये परिणाम है, जहां हिंदू युवतियों और महिलाओं को शिकार बनाया जा रहा है। चौहान ने ये कहा है कि बीते दिन सामने आए प्रकरण का कनेक्शन केरल से जुड़ सकता है। हालांकि केरल स्टोरी जैसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। सहसपुर विधानसभा में ही एक कोटड़ा गांव है, वहां की एक महिला को भी ये इसी प्रकार से ट्रैप में फंसाया गया और जब उनको राउंड अप कराया, कल उनकी गिरफ्तारी कराई विकासनगर में, तो जो व्यक्ति इसमें मुख्य आरोपी हैं उसका केरल से गहरा कनेक्शन है। लिहाजा मैंने
पुलिस को बहुत सख्त हिदायत दी है कि ना केवल उनको जो सीधे तौर पर इस षड्यंत्र में, इस गुनाह में सम्मिलित है, ना केवल उनको, बल्कि जिन लोगों ने अपने घरों में इनको शेल्टर दिया, संरक्षण दिया, इनकी पैरवी की, इनकी मदद करते थे, उनकी भी सबकी छानबीन करके सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। किसी भी कीमत पर यहां पे एक घृणित धर्मांतरण का प्रयास, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को ट्रैप में फंसा करके उनका इस प्रकार से शोषण, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त। वहीं कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने चकलुवा के, आपको बता दें कि वितरामपुर में पेयजल योजना का शिलान्यास किया है। 4 करोड़ 16 लाख की इस योजना से 5 गांव की आबादी को फायदा मिलेगा। विधायक बंशीधर भगत ने कहा है कि हर घर नल, हर घर जल योजना के तहत सरकार का हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि योजना में काम शुरू हो गया है। 6 महीने के भीतर लोगों को गांव में पीने का पानी मिल जाएगा। इस योजना से गांव में 22 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन बिछाकर आपूर्ति की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।